सो वी वर ऑन द टॉपिक रिप्रोडक्शन, और अभी तक हमने डिस्कस किया था अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बेसिकली एनिमल्स में होता है. तो वील टेक अ क्विक रिव्यू ऑन दैट कि क्या क्या हमने पढ़ लिया था. सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, जो कि है बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है और जो कि उससे सिमिलर होता है. ठीक है. फिर हमने उसकी सिग्निफिकेंस देखी थी कि ये कंटिन्यूटी को बनाए रखता है जनरेशन्स की. फिर हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग देखे थे जिसमें था कि हैबिटेट जो है उसका और जो उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी है वो इस चीज़ को इफेक्ट करती है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को इफेक्ट करती है. देन हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं. एक होता है एसेक्सुअल एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल प्रोसेस. अभी हम एसेक्सुअल प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया कि उसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट फॉर्मेशन होता है, एंड इसमें जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे से भी सिमिलर होते हैं और अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर होते हैं, क्योंकि कोई नया जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा होता है. ये जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल से बन रहे हैं. ठीक है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जैसे जो एक प्लांट किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एल्गी है, फंगस है, ठीक है, तो ये जो करते हैं वो उनके एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था बडिंग, सेल डिविजन, जूस्पोर्स, कॉनिडिया एंड गेम्यूल्स. ठीक है. तो ये चार बेसिक स्ट्रक्चर्स थे जो हमने डिस्कस किए थे कि होते क्या हैं, बेसिक्स ऑफ दैट, किस में होते हैं. ठीक है. ये बेसिक्स था जो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं. अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, ये तो हम मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं जब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो उसमें एक टर्म वेजिटेटिव यूज़ होगा. ठीक है. मोस्ट फ्रीक्वेंटली जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है. There's nothing इतना कुछ डिफरेंट नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मतलब सेम चीज़ें हैं, पर बस जब अपन प्लांट्स के लिए बात करते हैं तो अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बोलकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है. अब प्लांट्स में भी क्या होता है कि जैसे हमने बात की थी पहले बर्ड्स की, कोनिडिया की, जूस्पोर्स की, इन सारी चीज़ों की, तो जब हम बात करते हैं प्लांट्स में भी कुछ स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. तो हम इस केस में उनको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं. ठीक है. स्पेशल स्ट्रक्चर्स involve in vegetative reproduction are known as vegetative ठीक है. अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और कुछ एग्जाम्पल जो कि हम डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं,
तो एज आई सेड के वी शुड नो अ बिट अबाउट देम एटलीस्ट, ठीक है। कुछ नाम जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर एंड ऑफसेट, ठीक है। वैसे तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन 11th में होता है, इन स्ट्रक्चर्स का, राइजोम, ट्यूबर एक्सेट्रा का, लेकिन जस्ट टू रिकॉल दिस हम एक बार इसको एक छोटे से बेसिक डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग कि कभी भी अगर क्वेश्चन आता है ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कभी हम आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते हैं, तो आई बिलीव कि आपके जो बेसिक्स होते हैं वो हमेशा क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई लॉन्ग नोट पूछेगा कभी, तो यू शुड मेंशन अ बिट ऑफ ऑल दीज सो दैट यू गेट गुड मार्क्स एंड द एग्जामिनर गेट्स टू नो कि हाँ इसको आता है, ठीक है, इसके बेसिक्स भी क्लियर हैं। तो जो भी मैं आपको नोट्स लिखा रही हूँ वो अब मैं आपको अकॉर्डिंगली ही लिखा रही हूँ कि जब आपको लगे कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी चाहिए, सो यू शुड मेंशन इट, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे रनर से। रनर क्या होता है? इफ वी सी कि ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, जो अलोंग द ग्राउंड लेवल एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल स्टेम जाएगा, उसको अपन रनर बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ प्लांट, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल मेन स्टेम से जो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली जो स्टेम निकल रहा है, ठीक है, इसको हम रनर बोलेंगे। ये क्या करता है कि आगे रूट्स को, आगे जाके ये रूट्स भी बनाता है, ठीक है, और एरियल ब्रांचेस भी देता है, ठीक है। लेकिन वी शुड कीप वन थिंग इन माइंड कि जो भी ये सारे स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, जैसे लीव्स, ब्रांचेस, ये सारी, वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से अराइज होता है जिसको अपन नोड्स बोलते हैं, ठीक है। 11th में अपन ने ये चीज़ें पढ़ी होती हैं कि एक प्लांट है, सपोज एक प्लांट है, उसकी ये रूट्स हैं, ये ब्रांच है, ये लीव्स है, ये फ्लावर है, सपोज ये फ्लावर है, तो ये जो उसका स्टेम एरिया होगा, ठीक है, स्टेम दो एरियाज में डिवाइडेड होता है, एक होता है नोड और एक होता है इंटरनोड, ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये जो एरिया है दिस इज द नोड, और वो एरिया जो कि दो नोड्स के बीच में लाए करता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। दिस एरिया इज द इंटरनोड। जो भी लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा है वो सभी के सभी नोड्स से अराइज होते हैं, इंटरनोड से अराइज नहीं होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्टेम जो कि मेन स्टेम से अराइज होता है, जो एंड नोड है इसका, रनर का, वो रूट्स को और एरियल ब्रांचेस को बर्थ देता है, वहाँ से ये सारी चीज़ें अराइज होती है। तो इट इज़ हाउ इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है।
रिप्रोडक्शन अपन यही मान रहे थे कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी है, प्लांट एनिमल जो भी है, वो जब अपनी स्पीशीज को बढ़ाता है, अपने नंबर को बढ़ा रहा है, उसको अपन रिप्रोडक्शन मान रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्लांट था, इसने अपनी एक स्टेम निकाली, इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। तो इसने अपनी एक हॉरिजॉन्टल स्टेम निकाली जो कि ग्राउंड के लेवल पे, बिलो द ग्राउंड लेवल नहीं गया है, कीप दिस इन माइंड। ग्राउंड के ऊपर ही है लेकिन हॉरिजॉन्टली जा रहा है, और इसका जो एंड नोट है स्पेशली, वो क्या करता है कि एरियल ब्रांचेस को भी राइज देता है और रूट्स को भी राइज देता है। दिस इज हाउ इट गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट एंड फुलफिल्स इट पर्पस, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो आई राइट इट ऑन प्रॉपरली, दिस वॉज जस्ट रफ डायग्राम। Runner, okay. Type of vegetative propagule, okay. Modified stem, that develops or grows horizontally, ठीक है, above the ground and above the ground and gives rise to roots and aerial branches from its nodes, ठीक है। एग्जाम्पल carrot. We can also draw a rough diagram also. This is suppose a root. This is suppose a stem. This is the horizontal line. Runner. This is the node. And this is the new plant. Okay? Okay. The second one is rhizome. अब राइजोम और रनर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। दोनों ही
वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से कि अगर आपको कभी भी लाइन्स बढ़ानी हो एक आंसर की, लेकिन वी आर नॉट सपोज टू राइट समथिंग स्ट्यूपिड के लोगों को के आगे वाले को पता चले कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेम आंसर में भी अगर राइजोम रनर या किसी चीज़ को समझा रहे हैं तो यू आर सपोज टू राइट दीज बेसिक लाइन्स, जिससे लगे कि हाँ आप बेसिक इंट्रोडक्शन देना जानते हैं। राइजोम को भी जब आप डिफाइन करोगे या लिखोगे कहीं पे भी, तो उसमें यू आर सपोज टू राइट कि इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल और इट हेल्प्स इन ग्रोइंग अ न्यू प्लांट एक्सेट्रा। ठीक है, अब राइजोम और जो रनर हैं उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? आई एम नॉट राइटिंग द होल थिंग ओवर ईयर ऑल ओवर अगेन, लेकिन रनर का भी जो सेम चीज़ थी वो इसमें भी है कि ये जो होता है हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, जो कि आगे जाके नए प्लांट को बर्थ देता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें डिफरेंट क्या है रनर से, तो ये हमेशा ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होगा। ठीक है, बिलो द ग्राउंड लेवल। ओके, दिस इज राइजोम। ओके, अब अगर अपन बात करें, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, इट इज ओके, इट इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड लेवल। ओके, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो बनाना कुड बी अ बेसिक एग्जाम्पल दैट यू कैन राइट। अगर आपको कभी आंसर ज़्यादा बड़ा लगने लगे इन सारा लिखने से ज़्यादा, तो आप एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर्स लिख के उनके एग्जाम्पल्स को हमेशा मेंशन कर सकते हो। ये कभी भी आपके आंसर को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएगा और ना ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इट गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑफ योर्स कि हाँ आपको पता है। ठीक है, तो राइजोम का एक एग्जाम्पल, एक एक नॉट मच, लेकिन एक एक एग्जाम्पल आप हमेशा मेंशन कर सकते हो। जैसे इसका हमने कर दिया बनाना। सो द अनदर वन इज सकर। ठीक है, ये क्या होता है कि हमेशा एक लेटरल बड से डेवलप होता है। ठीक है, लेटरल बड इज के एक बीच में जो बड आ रही है इंस्टेड ऑफ द मेन बड। ठीक है, उसके मेन बड के अलावा जो बड्स अराइज करती है लेटरली, लाइक दिस। ओके, दिस इज द लेटरल बड, और यहाँ से जो चीज़ अराइज करेगी ना उसको अपन सकर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन ने अभी अभी राइजोम पढ़ा है, सॉरी जैसे अभी अपन ने राइजोम पढ़ा है, तो अपन उसका रेफरेंस लेके पढ़ सकते हैं कि सपोज दिस इज द राइजोम। ओके, और अ ब्रांच actually let it make a more realistic one. Suppose this is a plant and this is a branch, तो इसके बीच से जो लेटरल वर्ड से जो अराइज हो रहा है दैट वील कॉल अ सकर। ठीक है, अगर अपन इसके बारे में लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं कि डेवलप्स फ्रॉम
develops from lateral bud. Okay. Emerges from soil, usually near the parent plant. Okay, this is the ground level. This is the rhizome. Okay, and this is the sucker. Okay. So this is about the sucker, and its basic example is raspberry. Okay. Now another structure, that is the tuber. अब ट्यूबर क्या होता है, अपने हमेशा 11th में, हमेशा तो नहीं बट हमेशा 11th में अपन ने पोटैटो के नाम से ही शायद ट्यूबर को याद किया होगा. ठीक है, तो इसका बिगेस्ट एग्जांपल आप पोटैटो याद रख सकते हो. और ट्यूबर में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये क्या होती है कि एनलार्ज स्ट्रक्चर्स होता है. एनलार्ज एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे जाके मतलब पोटैटो को बनाता है. और इसका ये भी एक मॉडिफिकेशन है, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन हुआ क्यों? जब भी कोई चीज़ मॉडिफाई होती है उसका हमेशा एक रीज़न होता है. तो इस केस में इसका रीज़न क्या है कि ये कुछ स्पीशीज़ जो होता है ना उसको न्यूट्रिएंट स्टोर करने के पर्पस से बनाती हैं. ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि वो न्यूट्रिएंट स्टोर कर देते हैं, क्योंकि जब कभी मतलब वापस जब रीग्रोथ का टाइम आता है, जब वापस उस प्लांट को रीग्रो करना होता है, तो वो उन्हीं सारी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके वापस अपनी ग्रोथ को बढ़ाती है. ठीक है, एग्जाम्पल पोटैटो. ओके, stores nutrients used by the plants during regrowth. Okay, examples are potato, it is also present below the ground level. Okay,
Okay. Now two more are left. We'll talk about the offset and the bulbs. ऑफसेट क्या होता है कि डॉटर प्लांट होता है, ठीक है, जो कि ए सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होता है मदर प्लांट से. मतलब देयर इज नो, मतलब नॉट मच दैट आई वी कुड टेल अबाउट दैट. बट ये क्या होता है कि ये भी मोस्टली हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ठीक है, अपनी मदर प्लांट से, जो अब उसका पेरेंट सेल होता है उससे, एंड देन ग्रोज इनटू अ न्यू वन, ठीक है. और इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं. उसके बाद हम आ जाते हैं बल्ब पे. ये भी क्या होता है कि एक तरह का मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है, जो कि फूड स्टोरेज के लिए काम में आता है बेसिकली, ठीक है. इट इज़ यूज्ड फॉर द फूड स्टोरेज. द बल्ब इज़ यूज्ड फॉर द फूड स्टोरेज. अब इसका एग्जाम्पल बल्ब का हो सकता है अनियन. अनियन इसलिए, ओके, वन मोर थिंग, बल्ब में क्या होता है कि मॉडिफाइड स्टेम होता है जो कि फूड स्टोरेज करता है. उसमें क्या होती है, फ्लैशी लीव्स होती हैं. मतलब पोटैटो ट्यूबर और बल्ब में अपन एक डिफरेंस निकाल सकते हैं. जैसे अगर अपन दोनों चीज़ों को देखते हैं तो दोनों में ये चीज़ आती है कि भाई ये मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, जो कि किस वजह से हुआ है, फूड को स्टोर करने के लिए. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो बल्ब होता है वो क्या करता है कि जो फ्लैशी लीव्स हैं वो स्टोर करता है, वो बनाता है, ठीक है, उसमें अपने फूड को स्टोर करता है. उसका एग्जाम्पल हो सकता है अनियन, ठीक है. ऑफसेट का हम एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं. Diagrams we can refer from the NCERT. As I've said, I am not very good at the diagrams. Now we'll discuss one more thing कि जैसे बर्ड्स होती हैं, ठीक है, मतलब वन मोर एग्जाम्पल इज लेफ्ट इन स्ट्रक्चर्स में. जैसे ब्रायोफाइलम करके एक प्लांट की स्पीशीज होती है, ठीक है. ठीक है, एडवेंटिशियस बर्ड्स एग्जाम्पल तो डेफिनेटली ब्रायोफाइलम मैंने बता दिया है. अब एडवेंटिशियस बर्ड्स बोलते किसको हैं? एडवेंटिशियस बर्ड्स वो होती है बर्ड्स arising not arising from nodes, just like in bryophyllum. उसमें क्या होती है कि जो लीफ है उसी से छोटी छोटी लीफलेट्स बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. तो एडवेंटिशियस बर्ड्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो नोड्स होते हैं, जनरली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नोड्स से अराइज होते हैं. लेकिन जो भी स्ट्रक्चर्स, जो भी बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स, नोड्स के अलावा अगर और किसी स्ट्रक्चर से अराइज हो रही हैं
तो हम उसको एडवेंटिशियस बर्ड्स बोलेंगे, क्योंकि ब्रायोफाइलम में ये जो लीफलेट्स हैं, ये जो नए लीव्स हैं, वो लीव्स से ही अराइज हो रही हैं, इसलिए हमने इसको एडवेंटिशियस बर्ड्स का। ओके there's one more thing that I would like to mention is कि there's one thing written in your book कि एल्गी और फंगस जो होते हैं वो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो दे स्विच टू सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब दोनों में दोनों ही पॉसिबल तो होते हैं, लेकिन वो जनरली उनका बेसिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द एसेक्सुअल वन। लेकिन जब भी कोई अनफेवरेबल सिचुएशंस आती हैं तो उस केस में एल्गी, फंगाई, ये सारी चीज़ें क्या करती है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे वो खुद को स्विच कर लेती है, only under the unfavorable conditions. Otherwise they prefer the mode, they reproduce by the mode of the asexual ones only. Okay, the next topic would be the sexual reproduction that we'll discuss further.